आइए हम अब आपको ले चलते हैं आज एक नए टॉपिक समास के बारे में, जो कि आप लोग हिंदी में भी संस्कृत में भी इसके बारे में जानकारी लिए होंगे या सुने होंगे, या नहीं सुने हैं तो सुन रहे हैं। आपको बताया गया था कि शब्द बनाने के कई कारखाने हैं, जिसमें से कि मैं मुख्य रूप से 4 कारखाना का नाम बताया था। हमारे हिंदी संस्कृत में ये खजाना है, भंडार है या फैक्ट्री कहिए। संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, ये 4 विधियों से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें से समास भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसका अर्थ के बारे में बता रहे हैं आपको, इसका अर्थ होता क्या है। तो समास का अर्थ होता है छोटा या संक्षेप, या संक्षेप। समास का क्या होता है? छोटा या संक्षेप। हमारे विद्वानों ने देखा कि जब साहित्य का निर्माण करने लगा तो साहित्य के निर्माण में उनको 2 चीज की परेशानी जबरदस्त हुई। क्या? एक समय का और दूसरा अधिक लिखने की। ये 2 परेशानी उसके सामने आई। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां की बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाता है और समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है। मेरे पास समय कम है और हम ज्यादा से ज्यादा चीज लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सहारा लिया समास का, कि इसको छोटा संक्षेप में लिखने का। बड़ी बड़ी बातों को छोटे रूपों में कैसे दर्शाया जाता है। तो हमारे विद्वानों ने इसके लिए प्राचीन काल में इसको 2 भागों में बांटा, एक गद्य दूसरा पद्य। कितने भाग बनाए? कथा के, कथानक का या कथा का या कथन का 2 रूप बनाया, एक कौन? गद्य और दूसरा पद्य। गद्य में क्या होता है? कहानी के रूप में बना बना करके बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है। और पद्य में क्या होता है कि उसी बात को हम क्या करते हैं? छोटे रूपों में लिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने कि जैसे हमारा देश सबसे सुंदर, प्यारा है, न्यारा है। यहां ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सुंदर झरने हैं, नदियां सालों भर जल से भरी रहती है, देश हरा भरा रहता है। ये मैं गद्य के रूप में आपको बोल रहा हूं। हमारे विद्वानों ने इसी को शॉर्ट में पद्य के रूप में क्या लिखा? देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां, जल से सदा भरी है नदियां, देश बना गुलजार। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। जो बात मैंने पहले कहा वही बात ये भी कह रहा है, लेकिन कहने की कला में क्या है? भिन्नता है, अंतर है। इसी का नाम है गद्य और पद्य। तो इसमें पद्य की क्या विशेषता है कि पद्य का अर्थ सभी लगा नहीं पाते हैं। इसमें विद्वान लोग अपनी विद्वता का परिचय देते हैं। ठीक है ना? विद्वान लोग अपनी विद्वता का परिचय देते हैं कि हम कितना अधिक से अधिक जानकारी मेरे पास है कि मेरे लिखे हुए का अर्थ सब कोई लगा नहीं सकता। कथा कहानी तो पढ़ करके लोग समझ जाते हैं, सामान्य शब्द का प्रयोग उसमें रहता है। लेकिन जब हम उसी बातों को कम शब्दों में लिखने का प्रयोग करेंगे तो हमको वहां समासिक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और उसको जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है ना? जिस तरह के हम लोग बच्चे क्लास में पढ़े, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, क्या बोलते हैं उसको? तो चंद्रशेखर में जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, इतनी सारी बातें उसी में आ गई। जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, कितनी बड़ी बात है, उसको लंबोदर लिख दिया, उसी में आ गया। तो वो समासिक शब्द हो गया, छोटा शब्द हुआ। इस तरीके से समास का काम है छोटा करना। तो छोटा कैसे करते हैं? उसमें क्या क्या गड़बड़ी किया उन्होंने? छोटा करने के लिए कुछ
आप किसी चीज को छोटा करते हैं तो क्या करते हैं, इतनी बड़ी लकड़ी है, उसको छोटा करना है तो छील छाल करके छोटा करेंगे ना। जो अनावश्यक है उसका छिलका है, उसमें कुसाली है, उसको आवरण को हटाते जाते हैं, जो मूल चीज है उसको रख लेते हैं, जो कि आपको काम में आ जाता है। उसी तरह हमारे विद्वानों में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बातों में जो मूल चीज है उसको लिख करके सटा दिया, तो उसमें फालतू क्या समझ में आया, विभक्ति चिन्ह। और भी कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे सींग के चमड़े से बना हुआ आसन, तो सींग के हटा दिया, चमड़े से वो भी हटा दिया, बना हुआ भी हटा दिया, आसन, सिंह और आसन को मिला दिया, क्या बन गया, सिंहासन। देखिए बनाने वालों ने बना लिया। इस तरह के कई शब्द हैं, अनेकानेक शब्द हैं, जो कि बीच के कहीं पद को गायब कर देता है, कहीं पर बीच में व्यक्ति को छोड़ देता है, और मिलकर के क्या करते हैं, एक नया शब्द का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समास। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं कि इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राजा का पुत्र, दो या दो से अधिक पद या दो ही पद में ले रहा हूं। जब अपने बीच की भक्ति को छोड़कर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या बन गया, राजपुत्र। आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो इसका नाम हो गया समस्त पद। इसको क्या बोलेंगे हम, समस्त पद। समस्त पद क्यों कहा, इसमें भी दो बातें हैं। समस्त मतलब सारे पद न पद, जितने भी पद है सारे पद इसमें आ गए। पद क्यों कहा गया, समस्त शब्द कहना चाहिए, तो मैंने बताया है कि शब्द तभी तक शब्द रहता है जब तक कि उसका विभक्ति चिन्ह उसमें ना लगा हो, अलग अलग हो, किसी वाक्य से उसको कोई लेना नहीं हो, किसी का कोई शब्द के साथ इसका कोई तालमेल ना हो। एक शब्द का दूसरे शब्द से जब तक कोई तालमेल नहीं हो, वह तब तक उसका क्या नाम रहेगा, शब्द ही होगा। ठीक है, जिस तरह उदाहरण के लिए एक लड़का है या एक लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, एक माता पिता के सिवा उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब उसी लड़की की शादी हो जाती है तो किसी की मौसी हो गई, किसी की क्या हो गई, किसी का क्या हो गया, बहू बन गई, किसी की या क्या कहिएगा उसको, हाँ भाभी बन गई। इस तरह से रिलेशन उसका बनना शुरू हो गया। कोई लड़का की शादी, जब उसे की लड़की की शादी और लड़के की शादी हो गई तो वह किसी का दूल्हा हो गया, किसी का जमाई हो गया, ठीक है ना, किसी का क्या कहते हैं जीजाजी हो गया। इस तरह से रिलेशन उसका बनना शुरू हो जाता है। हाँ, इसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या किया है कि जब विवाह होती है ना, विवाह शादी होती है, जब विवाह होता है, विवाह पुल्लिंग है, शादी स्त्रीलिंग है, जब विवाह होता है तो इसमें देखिएगा सारे रिलेशन से, क्योंकि शादी में पहला अक्षर क्या है, सौ है। देखिए, सौ से शादी, सौ से ससुर, सौ से सास, सौ से साली, सौ से सरोज, सौ से साढ़ू, सौ से समधी, सौ से समधिन, सारा अक्षर सौ से ही जुड़ जाता है। सारे संबंध आपका सौ से ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा संबंध बन जाता है। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है उसका कोई संबंध ही नहीं है। अब बताइए, आप जब कोई संबंध नहीं है तो कैसे उसको कहोगे तुम पद। तो जब संबंध बन गया तो उसका पद मिल गया, अलग अलग जो नाम बोले आप वो पद हुआ उसका। उसी तरह शब्दों के साथ भी है कि कोई भी शब्द जब तक किसी शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं है, और वह संबंध कहां होता है, जिस तरह वह शादी के बाद होती है उसी तरह यहां वाक्य में प्रयोग करने के बाद होता है। पोस्ट पर कब आता है वो, यहां शादी के बाद रिलेशन बनता है, उसी तरह यहां क्या आता है, वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द किसे बदल जाता है, पद में बदल जाता है, क्योंकि उसका एक दूसरे के साथ क्या होता है, संबंध हो जाता है। तो वे सारे शब्द क्या है, जैसे राजा का पुत्र में ये का ने दोनों का संबंध बना दिया। यदि का को हटा दिया जाए तो यह कोई शब्द नहीं, ये कोई पद नहीं, बल्कि ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। इसलिए हमारे विद्वानों ने परिभाषा में बड़ा सावधानी से बनाया। क्या बनाया, दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की व्यक्ति को छोड़कर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो समस्त पद कहलाते हैं।
और इस क्रिया को हम समास कहते हैं। इस तरह से समास का अर्थ होता है संक्षेप। कई पद अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब दोनों मिलकर एक होते हैं तो उनकी विभक्ति लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाता है, और दोनों मिलकर दोनों के साथ एक संबंध बन जाता है। चूंकि समस्त पद का अर्थ हुआ कि इसमें सारे पद आ चुके हैं, जितने भी पद, चाहे दो या दो से अधिक पद, जितना भी पद है, सब मिलकर एक शब्द जो बना उसमें सारे पद आ गए, इसीलिए इसका नाम रखा समस्त पद, पूरा सभी पद इसमें मौजूद है। जब हम इसको अलग करते हैं तो उसका नाम विग्रह होता है। विग्रह, जब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अलग करते हैं, इसका नाम क्या होता है, विग्रह। यानी ये राजा का पुत्र, इसका राजपूत का विग्रह होगा। राजपूत का क्या होगा, ये विग्रह, राजा का पुत्र। विग्रह में होता है अलग अलग पदों को लिखना, और समस्त पद न सभी पदों को मिलाकर एक पद में व्यक्त करना, यह समस्त पद कहलाता है। इस तरह बड़े बड़े विद्वान लोग जो इसको छोटे रूपों में, बड़ी बड़ी बातों को, अनेक शब्दों को एक छोटे शब्दों में जो व्यक्त करता है, यह एक प्रक्रिया है। समास के माध्यम से गद्य और पद्य को तैयार करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुस्तकों को विद्वानों के द्वारा रचना किया जाता है, जो कि जनसाधारण को समझ में नहीं आती है। ये पढ़े लिखे और विद्वान लोगों की समझ की बात है। इसलिए समास का प्रयोग समय कम और कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं कि आखिर ये होते कितने हैं। तो हमारे विद्वानों ने इसके बारे में बताया है कि समस्त पद और समास, इसके भेद के बारे में बता रहा हूं। संस्कृत में इसको 4 भेदों में, भागों में बांटा गया, 4 भेद कहे गए हैं, जबकि हिंदी में 6 भेद हैं। तो मैं संस्कृत अगले वीडियो में कभी बना करके बताऊंगा, समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ हिंदी में बता रहा हूं। तो जिसमें पहला है अव्ययी भाव। चूंकि समास के भेद हैं, और यह मैं किसे बताया, हिंदी में बताया, ये हिंदी में बताया। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुब्रीहि। समास के हिंदी में 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें से पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुब्रीहि होता है। संस्कृत में इसको 4 भागों में बांटा गया है, और ये 4 में क्या है, इसको पहला नंबर रखा गया है, इसको दूसरे नंबर पर रखा गया है, और तीसरे नंबर में इसको रखा गया है, और चौथे नंबर में इसको रखा है। ये 4 भेद ही बताए गए हैं संस्कृत में। और अब बोलेंगे ये 2 कहां चला गया, तो ये 2 जो है तत्पुरुष के अंदर ये दोनों को लाया गया है।
एक कर्मधार है और दूसरा दीर्घ। ये संस्कृत में ये दोनों को तत्पुरुष के अंतर्गत लाया गया है। इस तरह से हिंदी में सब मिलाकर 6 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 4 होते हैं। थोड़ा मैं संस्कृत के बारे में आपको भेद के बारे में नॉलेज दे दिया ताकि आगे आपको समझने में असुविधा ना हो। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव। तो कोई भी समस्त पद है उसमें 2 पद है और दोनों पद में अव्ययी भाव में सबसे पहला पद अव्यय होता है। नाम क्यों रखा है अव्यय? अ का अर्थ होता नहीं, व्यय होता खर्चा। यानी जिस चीज का आप व्यय नहीं करेंगे, जिस चीज को आप खर्च नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अव्ययी भाव मतलब उस पद में अव्यय का भाव का प्रकट होता है। अर्थात इसको हम परिभाषित करेंगे कि ऐसा समासिक पद जिसका पहला पद अव्यय हो, या पहला पद प्रधान हो, या पहला खंड प्रधान हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, उदाहरण के लिए प्रतिदिन। इसमें 2 पद है जिसमें कि पहला पद को अव्यय में रखा गया है। तो इस समस्त पद में प्रति का की प्रधानता है, ये अव्यय है। हमारे संस्कृत में अव्यय का परिभाषा बताया, स्वदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम्। अर्थात हिंदी में होगा कि जिसका रूप सभी लिंगों, पुरुषों और वचनों में एक जैसा रहे, कोई परिवर्तन ना हो, वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। इस तरह से जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय हो, अर्थात अव्यय के जगह पर क्या क्या हो सकता है? चाहे तो उपसर्ग हो सकता है, जैसे यथासंभव। इसमें भी 2 शब्द है, यथा और संभव। यथा क्या है? एक अव्यय शब्द है। तो इस तरह से अव्ययी भाव का पहचान है कि 2 पद में पहला पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। ये दोनों को देख करके हम समझ जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दोबारा आते हैं, जैसे दीन दीन, और बीच में हैफन भी आता है, जबकि हैफन द्वंद्व समास में होता है और यहां भी होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहां शब्द में अंतर है, अलग अलग शब्दों के बीच होता है, और यहाँ एक ही शब्दों के बीच होता है। यदि 2 बार कोई शब्द लिखा गया रहे तो हम इसको भी अव्ययी भाव के अंतर्गत ही लाएंगे। क्योंकि दिन दिन बना हुआ प्रतिदिन, दिन दिन बना प्रतिदिन, दिनों दिन बना रोज, यानी एक ही शब्द को बार बार लिखा रहे तो वह किस में आएगा? अव्ययी भाव में। किस में आएगा? अव्ययी भाव में आएगा। अतः हम दिन दिन, गांव गांव, घर घर, मान लिया घर घर है, 2 शब्द एक ही साथ रहे तो उसको हम अव्ययी भाव के अंतर्गत लाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ हुआ प्रति घर, प्रतिदिन। इस तरह से एक ही पद दोबारा लिखा रहे तो वह अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। हमारे विद्वानों ने यह बताया है कि अव्ययी भाव एक अव्यय की प्रधानता को बतलाता है, अव्यय के भाव को प्रकट करता है, और इसमें 2 पद में पहला पद ही अव्यय रहता है। तो ये हम जब कहीं समस्त पद बहुत सारे दिए रहेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा समस्त पद है जिसके आगे चाहे तो उपसर्ग है या अव्यय शब्द है या दोबारा लिखा गया है। तो हम उसको देख करके छांट लेंगे कि ये सारे के सारे क्या होंगे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। तत्पुरुष की बारी। जिस समासिक पद कैसे पहला पद प्रधान था, इसमें क्या बोलेंगे? जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो। कौन बोला? पीछे। जैसे राजपुत्र उदाहरण दिया था आपको, राजपुत्र, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है।
इसका परिभाषा क्या होगा? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान हो या अंतिम पद प्रधान हो, क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? प्यारे भाई बहनों, इसको गौर से सुनना, समझ में आ जाएगा। कोई भी शब्द है पहले इसको तोड़ देना, अलग करना। अलग करने के बाद उसमें क्या चीज है आपको पहले से पता। आपने क्या गायब किया है वही निकलेगा ना। आपने समास में क्या लिखा है? जो जब दो या दो से ज्यादा बीच की व्यक्ति को छोड़कर, जो छोड़ा है वो धाई से आ जाएगा, जो छोड़ के सटा है अलग करने पर वो फट से आ जाएगा अपना जगह लेने के लिए। जैसे राजपुत्र तोड़िए, राजा का पुत्र। तो जब किसी भी शब्द को तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद देखना जब विभक्ति का चिन्ह आ रहा है तो कंफर्म हो जाओ कि वह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। जैसे धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास। समझ गए? उसी तरह लीजिए आप महापुरुष तोड़िए, महान का पुरुष, महान से पुरुष, महान में पुरुष। कोई आप कोई चीज निकलता है? नहीं निकल रहा मेरे भाइयों, इसलिए वो क्या रहा? तत्पुरुष समास नहीं निकल रहा है, नहीं निकाल सकता, तत्पुरुष समास नहीं होगा। ये हिंदी का होता। शब्द को तोड़ने के बाद कर्मवीर, कर्म में भी व्यक्ति चिन्ह निकला, इसका मतलब कौन समास हो गया? ये तत्पुरुष। कर्मफल शब्द को तोड़ने के बाद यदि व्यक्ति चिन्ह निकले और पढ़ करके देखे सुटेबल लग रहा है, जबरदस्ती ने घुसा दीजिए। जैसे परम, परमानंद, परम में आनंद, परम से आनंद, परम को आनंद, कुछ नहीं लेगा, जबरदस्ती लगा देगा तो बातें अलग है। अब लड़कों को टिकली नहीं लगता है, जबरदस्ती टिकली लगा लेगा तो क्या कहेगा लोग? तो जबरदस्ती लगा अब नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब दो शब्दों को अलग करेंगे उसमें व्यक्ति चीज निकले नहीं लगे, समझ आना वो तत्पुरुष समास है। आइए अब कर्मधारय के पास मैं ले चलता हूं आपको, ठीक है ना। कर्मधारय समास का पहचान है कि इसमें विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समासी पद में विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का क्या हो? मेल हो। जिस समासी पद में विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो। अब विशेष विशेषण क्या है? चलिए विशेष विशेषण के बारे में जानिए। जैसे कृष्ण का, कृष्ण गौ, कृष्ण में क्या था? काला, कृष्ण माना काला, और गौ माना गाय, काली गाय, ये गाय की विशेषता हो। जिस समासिक शब्द में आगे विशेषण रहे और पीछे विशेष रहे, जिसकी विशेषता बताया जाए उसको विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताया जाए वो विशेषण हुआ। जिससे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया क्या कहलाता है? विशेषण। तो ये इसकी विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण शब्द हमेशा आगे रहता है, ये विशेष हो गया। तो ये सारे शब्द इस तरह का जितना धरती पर है, ठीक है ना, वो क्या कहेंगे? क्या कहलाएंगे? विशेष विशेषण। उदाहरण के लिए और आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो होगा ये श्वेताश्व, श्वेत माना उजली, अश्व माना घोड़ा, उजला घोड़ा, श्वेताश्व माना उजला घोड़ा। क्या होगा? ये कर्मधारय, क्योंकि विशेषण है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद है ये कमल चरण, ठीक है, या चरण कमल के, चरण कमल, चरण के समान कमल, ये उपमा होगा। उदाहरण जब एक दूसरे से तुलना किया जाए, एक तो मैंने विशेषण बारे में बताया, ठीक है ना, विशेषण बारे में बताया कि जिसकी विशेष संख्या को छोड़कर, क्योंकि विशेषण में संख्या भी आता है, आपको पढ़े विशेषण के बारे में पढ़े। विशेषण के चार भेद होते हैं, बोलिए, विशेषण के चार भेद होते हैं, जल्दी इसे दोहराओ। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक, सर्वनाम बोधक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक, सर्वनाम बोधक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक, सर्वनाम बोधक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक, सर्वनाम बोधक। जब जब तुझको पुकारे मैं दौड़िया नदिया किनारे। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या बोधक, सर्वनाम बोधक। विशेषण की चार भेद होते हैं। तो ये विशेषण का भेद मैं बताया था, जिसमें कि संख्या बोधक है, उस संख्या को छोड़कर संख्या रहेगा आगे में, तब तो गड़बड़ बात है, वो कहीं दूसरे खेल में, वो दूसरे के पास चला जाएगा।
समझे, उसका मैं बताऊंगा आगे। लेकिन संख्या को छोड़कर जितने भी विशेषण शब्द किसी शब्द के आगे लगा हो, कर्मफर्म हो जाओ, वह कौन सा होगा? तत्पुरुष कर्मधारय होगा। कौन होगा? कर्मधारय होगा, ठीक है ना। तो कर्मधारय का क्या हुआ? अब देखिए जिसमें विशेषण और उपमा, उपमा में क्या है? चरण कमल, चरण के समान कमल की, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। आप पिताजी पत्र लिखते हैं, पिता पूज्य पिताजी चरण कमलों में परम। चरण कमल बना कि हे पिताजी, आपका जो चरण है किसके समान है? सुंदर कमल के समान है। कमल से आपकी तुलना की। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो जब किसी से तुलना वाली बात हो, शब्द हो, तो वहां भी क्या होता है? आपका कर्म है। जब किसी से किसी की विशेषता, जब विशेषता बताई जाए या किसी से किसी का तुलना किया जाए, किसी के समान किसी को बताया जाए, किसी के सुंदरता का, रूप का, रंग का, किसी का तुलना किसी से हो, तो इसको कहते हैं क्या चीज? उपमा, उपमेय, एक दूसरे से दूसरे की तुलना करना। तो इस तरह के जितने शब्द हैं वह कर्मधारय में आएंगे, उसको पहचानना होगा, गौर करके समझना होगा। उसके बाद है इसमें महा और परम, जितना महा और परम से शब्द है सब कर्मधारय में आता है। महा और परम से शुरू होने वाला सब क्या कहलाता है? महा और परम से शुरू होने वाला सब क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। उसके बाद है द्विगु। यहां पर आपकी बारी आएगी कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो। इसको कैसे पहचानेंगे? जिस समास का पहला पद संख्यावाची, संख्या से शुरू, जैसे चरणी, अठन्नी, पंचपात्र, सप्तऋषि, अष्टावक्र, ठीक है ना, नवग्रह, दशानन, यानी संख्या से जिसका शुरुआत हो, दो पद में जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्या से शुरू हो, वह क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, कभी कभी आपको धोखा में डालेगा ये द्विगु समास और ये कर्मधारय, ये धोखा में डाल देगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में आ जाता है। जैसे दशानन में बोला, संख्या से शुरू है, 10, आनंद मनम, सिर होता है का समूह, तो ये विग्रह पर निर्भर करता है। विग्रह बनाता है अलग करना, विग्रह बना समस्त पद और उसका विग्रह। जब अलग अलग किया हुआ इसको जोड़कर एक जगह लिखोगे तो उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, वो हुआ समस्त, क्या हुआ? वो विग्रह। राजा का पुत्र क्या हुआ? विग्रह। और नीचे जो राजपुत्र लिखे वो क्या हो गया? समस्त पद। किसी शब्द को, किसी पद को तोड़कर अलग अलग करना, किसी पद को तोड़कर विभक्ति से अलग कर लेना, विभक्ति सहित लिखना, क्या कहलाता है? जो उसका जितना पद उसमें समस्त पद क्या हो? सारा पद उसमें है, सभी पद को अलग कर देना विग्रह कहलाता है। किसी भी समासी शब्द के सही पदों को अलग करना क्या है? समासी विग्रह कहलाता है। और अलग अलग लिखे गए जो पद हैं सबको समेट करके एक पद बना देना, क्या नाम है? समस्त पद। तो इसमें क्या है? कुछ ऐसे समस्त पद हैं जब विग्रह करेंगे, जैसे दशानन, उसका विग्रह करोगे 10 सिरों का समाहार, मतलब समूह, तो आपका द्विगु समास का है। लेकिन अंग जब कि जिसको 10 सिर हो, जब अनेक शब्दों में एक शब्द पर निशाना मारेंगे, जब किसी एक शब्द पर निशाना मारे, किसी एक के लिए आएगा, तो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। जब लिखेंगे कि जिसको 10 सिर हो, वह रावण ब्रैकेट में लिखिएगा, वह हो गया आपका बहुव्रीहि समास, विग्रह पर निर्भर है। जैसे द्विज, आगे में क्या है? 2 है, तो द्विज 2 जन्मों का समाहार, द्विज हो गया, ये द्विगु समास हो गया। लेकिन यदि लिखेंगे जिसका जन्म 2 बार हो, ब्राह्मण, उसका 2 बार जन्म, एक बार जिस तरह संसार सृष्टि की सृष्टि होती है वैसे जन्म लेते हैं, दूसरा उसका जब उपनयन संस्कार होता है, जन्म होता है, उस समय एक दूसरा संस्कार उसको मिलता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? उसका जन्म 2 बार होता है। वह ब्राह्मण तभी तक नहीं कहलाता है जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता। जब तक जन्म नहीं होगा, उपनयन संस्कार नहीं होगा, उसको संस्कार ब्राह्मण का, ब्रह्म का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसलिए तब उसका नाम रखा गया द्विज। तो हम क्या लिखेंगे? जिसका 2 बार जन्म हो ब्राह्मण, तो क्या कहलाएगा? वो बहुव्रीहि समास हो गया। और 2 जन्मों का समाहार लिखेंगे तो क्या हो गया? चतुर्भुज देखिए, 4 भुजाओं का समाहार, द्विगु समास। लेकिन जिसकी 4 भुजाएं हो, ब्रह्मा जी, तो क्या हो गया? एक आदमी के लिए कह रहे हैं ना, जब निशाना किसी एक पर दे दोगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा। याद रहा, जब निशाना किसी एक पर दे दोगे क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। और खाली समाहार बोलोगे, समूह बोलोगे तो द्विगु समास हो जाएगा। दोनों अंतर बता दिया। इस तरह का बहुत ऐसा शब्द है जो कि आपको परेशान करेगा, तो आप दिमाग लगाएंगे विग्रह पर। ऑप्शन देखिए दोनों है, तो
उसमें जो सटीक आपको लगे उसमें डाल दीजिए, दोनों सही होगा। तो ये का द्विगु समास समझ गए, इसका संख्या से प्रारंभ हो, जितना भी संख्या शब्द से शुरू हो पहला पद। आवे द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान। देखिए अभी तक तो प्रथम पद अंतिम खंड या अंतिम पद प्रधान था, इसमें क्या द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व बना दोनों होता है, द्वंद्व बना दोनों, द्वंद्व बना दोनों। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान उसका पहचान है बीच में हैफन लगा दे। रात दिन ये पहचान है, बीच में रात दिन अलग अलग शब्द रहेगा और हैफन रहेगा। अब ये देख करके आप ये नहीं सोचिएगा कि कहीं कहीं यहां भी ये रहता है दिन दिन, ये भी है, कहेगा सर जी बोले जहां हैफन है उसको क्या लिखना है, तो ये गलत है। ये क्या हो गया आपका, चूंकि एक ही शब्द है, एक ही शब्द में हैफन रहे तो आप वही हो जाए, लेकिन जब अलग अलग शब्द में हैफन लगा हुआ है तो समझना कौन समास है, द्वंद्व समास। रात और दिन इसका अर्थ और, इसका क्या अर्थ हुआ, और रात और दिन। धन दौलत, धन और दौलत, ठीक है। इस तरह से हाथ पैर, हाथ और पैर, इसका विग्रह करेंगे तो और निकलेगा। तो जिस समासिक पद का दोनों पद प्रधान, परीक्षा पूछेगा कि दोनों पद प्रधान वाले समासिक पद को निम्न से क्या कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान, जिस समास का अंतिम खंड प्रधान क्या कहलाता है, परिभाषा लिख देगा उसमें आपको, जो जिसका परिभाषा लिखा रहेगा वही तो ऑप्शन में दिया, ये भी ऑप्शन में रहेगा। अब परिभाषा आगे में ऊपर में लिखा रहेगा, उल्टा करके पूछता है तो जवाब दे देगा इसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। अब है बहुब्री, बहुव्रीहि में अभी तुरंत बताया मैं कि जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताए, जैसे जिसका पेट लंबा हो, बिगड़ा हुआ, इसको शॉर्ट में लेगा लंबोदर। तो लंबोदर दुनिया में ढेर लोगों का बड़ा बड़ा पेट, लंबा लंबा पेट है, लेकिन सबको लंबोदर नहीं कहेंगे। लंबोदर कहने के बाद एक ध्यान किस पर जाता है, गणेश की मम्मी, गणेश जी ना, गणेश जी के पर ना, किस पर जाता है, गणेश जी जाता है। चंद्रशेखर जिसके शिकार पर चंद्रमा हो, ये तो चंद्रमा बना करके हम भी साथ लेंगे, कहेगा चंद्रशेखर है, नहीं हुआ। अरे चंद्रशेखर एक ही है जो अपने शिकार पर चंद्रमा को धारण करने वाला है, जो एक तो बन चुका है वही है। तो चंद्रशेखर क्या हुआ, बहुब्रीहि समास। तो जो कि एक व्यक्ति के लिए आया दशानन, अब 10 मुड़ी लकड़ी का बना कर लाया, हम 10 हाथ बराबर लेंगे, एक ही तो बना। तो जो जिसको 10 सिर हो, तो जो एक का निशाना है शुरू से बना हुआ है, जिसके लिए कि एक व्यक्ति के लिए कहा है, जो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए निशाना कर रहा है वो क्या कराता है, बहुब्रीहि। यानी इसका परिभाषा है जो समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को संबोधित करे, बतलाए, वैसा समास पद क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। ढेर शब्द इस तरह का है जो अनेक शब्द, एक शब्द पढ़े किताब में वो सब है। तो आज मैं आपकी सेवा में ये हिंदी का पूरा समास के बारे में समझाया बुझाया, समझे ना। आप इसको पढ़ें, समझें, कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरों के बीच इसको प्रचार प्रसार करें ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलिए आज की पढ़ाई यहीं पर संपन्न होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। कब बंद हुआ था पता तो नहीं, किसी कुछ तो कटा हुआ।